कोई एक चीज़ अगर आप लोगों को इस पूरी सीरीज़ में से उठानी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, ठीक है? आर्किटेक्चर क्या है स्नोफ्लेक का, कैसे काम करता है स्नोफ्लेक? तो स्नोफ्लेक ना कंप्यूट को और स्टोरेज को सेपरेट रखता है। इसको अगर इमेजिन करना हो तो ऐसे कर सकते हो कि आपके पास एक ब्लेंडर है, एक मिक्सी का जार है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है? तो मिक्सी का जार में जो इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो, दोज आर लाइक स्टोरेज, ठीक है? कितना डेटा आप डाल रहे हो। एंड जो उसके जो नीचे ब्लेड लगा हुआ है, दैट जो ब्लेड को घुमा रहा है मोटर, जो ब्लेंडर का मोटर घुमा रहा है, दैट इज द कंप्यूट, कितनी पावर आपकी लगेगी। तो मान के चलो कि आपके जार के अंदर बहुत बड़ा जार है और उसमें बहुत सारा डेटा है, तो आपको बड़ा मोटर चाहिएगा उसको घुमाने के लिए, मिक्सी में घुमाने के लिए, करेक्ट? ये ट्रेडिशनल में हुआ करता था कि क्योंकि दोनों टाइटली कबल्ड रहते थे आपस में, क्योंकि यही सिस्टम पे सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा होगा तो उस बहुत सारे डेटा को हैंडल करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारा कंप्यूट चाहिएगा, बहुत सारी पावर चाहिएगी। लेकिन स्नोफ्लेक इस सबको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है अपने आर्किटेक्चर को 3 लेयर में डिवाइड करके। पहला जो है वो है डेटाबेस लेयर, सेकंड जो होगी हमारी वो है आपकी कंप्यूट लेयर, एंड थर्ड है हमारी क्लाउड सर्विसेज लेयर। इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसको प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंटेशन है स्नोफ्लेक की। तो डेटाबेस लेयर के अंदर आपका सारा डेटा स्टोर होता है। आपका स्ट्रक्चर्ड जो डेटा है, जो आपका टेबुलर स्ट्रक्चर है, जो हम पूरा डिफाइन करेंगे कि ये वाला कॉलम का ये वाला डेटा टाइप होगा, ठीक है? वो सब कुछ डिटेल हम आगे बढ़ने वाले हैं। उस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो स्नोफ्लेक के अंदर। सेमी स्ट्रक्चर्ड कर सकते हो, एक्सएमएल हो गया, पार्के फाइल होगी, आपकी एवरो फाइल होगी, या फिर जेसन फाइल होगी। आप डायरेक्ट उन रिकॉर्ड्स को एक एक रो के अंदर स्नोफ्लेक में नेटिवली स्टोर कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। इमेजेस होगी, रॉ बाइनरी फाइल हो गई, आपके पीडीएफ फाइल होगी, उन सभी को भी आप स्नोफ्लेक में इजीली स्टोर कर सकते हो। और ये सब कुछ आपका डेटाबेस स्टोरेज लेयर के अंदर आता है। लेकिन स्टोरेज लेयर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। लाइक आप इवन पेटाबाइट्स टेराबाइट्स तक आप इसके अंदर डेटा स्टोर करके रख सकते हो, और आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो लैग नहीं करता है। अगली अगला जो आर्किटेक्चर में हमारे पास वो कंप्यूट है। कंप्यूट को ऐसे समझो कि एक वर्चुअल वेयर हाउसेज है, मतलब लिटरली वीएम्स है, जो कि आपके क्लाउड सर्विस पे, मान लो एडब्ल्यूएस के ऊपर वीएम रन होती है, आपके डेटाबेस पे क्वेरी चलाती है और फिर वो बंद हो जाती है। तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, आपके पूरे सिस्टम से आइसोलेटेड है। सारी हैवी लिफ्टिंग, कोई भी क्वेरी रन करने का पार्ट हो गया, या फिर कोई भी प्रोसेसिंग करनी होगी रिपोर्ट की, या फिर डेटा लोड करना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपका कंप्यूटर जो इंजन है वो करता है, विच इज़ द कंप्यूट लेयर, जिसमें हमारे वर्चुअल वेयर हाउसेज आते हैं। एंड द थर्ड वन इज क्लाउड सर्विसेज, जो बेसिकली ओवरऑल यूआई है आपके स्नोफ्लेक का, जो सिक्योरिटी मैनेज करेगा, जो ऑथेंटिकेशन मैनेज करेगा, आपका मेटा डेटा हो गया, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने वाली चीज़ होगी। इन ये बेसिकली मेन ब्रेन ऑफ द स्नोफ्लेक जो हो गया वो क्लाउड सर्विसेज लेयर हो गया। तो ये तीनों ही अलग हैं। यही कारण है कि स्नोफ्लेक इतना ज़्यादा एडवांस है और हमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम किसी भी टाइम पे अपने स्टोरेज को और अपने कंप्यूट को प्लस माइनस कर सकते हैं। लाइक स्टोरेज पे तो हमें ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका सिर्फ लिटरली पैसा ही देना होता है जितना हम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज क्यों? क्योंकि वो अपने आप स्केल होती है। ऐसा नहीं कि आप अपने स्नोफ्लेक को सेटअप कर रहे हो तो आपने 1 टेराबाइट लेट से स्टोरेज बोल दिया कि मेरे को 1 टेराबाइट चाहिए, तो आप सिर्फ उसी को यूज़ करोगे और वो भरने वाले तो आपको और खरीदनी पड़ेगी। नहीं, वो अपने आप ही स्केल होती है, अपने आप स्नोफ्लेक उसको हैंडल करता है, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंप्यूट हमको बताना पड़ता है कि हमें मेरे जो वीएम है उसमें मुझे इतना सीपीयू चाहिए और इतना उसमें मेरे को जीपीयू चाहिए। अब तो जीपीयू वाले कंप्यूटर पे आ गए, उसके बारे में भी फ्यूचर में बात करेंगे। अच्छा, एक सिनेरियो इमेजिन करके देखते हैं। मान लो एंड ऑफ द मंथ है और जो डेटा इंजीनियरिंग टीम है जो स्नोफ्लेक पे काम कर रही है, उसको बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोरेज लेयर पे डालना है, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास हमारे डेटा एनालिटिक्स वाली टीम है, या फिर जो बीआई लोग हैं, उनको बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी है, तो बहुत सारी क्वेरीज चलने वाली हैं। ओल्ड सिस्टम पे क्या होगा? वो क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे दो अलग अलग बंदे एक ही साथ सेम सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों के जो ऑपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। ये प्रॉब्लम स्नोफ्लेक में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने वर्चुअल वेयरहाउस को डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक डेटा इंजीनियर के लिए जो डेटा को लोड करेगा उसको एक अलग वेयरहाउस दे सकते हैं, और डेटा एनालिसिस के लिए जो बंदा क्वेरी रन करेगा, या फिर जो फ्रंट एंड पे क्वेरी दिखेगी, जो भी यूआई बना होगा, उनको उनके लिए एक अलग हम वेयरहाउस दे सकते हैं।
regardless of the data size we can do this distinction. That's why Snowflake के अंदर ये वाली प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली कंप्यूट इंजन्स को असाइन कर सकते हैं हर एक यूजर के लिए, हर एक रोल के लिए। रोल के बाद हम आगे करने वाले हैं। हम क्या कर सकते हैं कि भाई आपके पास लिटरली 100 डिफरेंट टीम हो सकती है, वो 100 डिफरेंट कंप्यूट इंजन्स को यूज कर सकता है, और वो सभी के सभी सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और कभी भी एक दूसरे का काम को वो स्लो डाउन नहीं करेंगे, और आप सिर्फ उन्हीं कंप्यूट का पैसा दोगे जो एक्चुअल में यूज हो रहे होंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं कंप्यूट इंजन्स के बारे में। स्नोफ्लेक के यूआई पे हम लोग जाएंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम खुद के वर्चुअल वेयर हाउसेस बना सकते हैं, क्या उनकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट को थोड़ा सा हम टच करेंगे, लेकिन कंप्लीट इन डेप्थ की जो वीडियो है वो आगे आएगी। थैंक यू।